फ्रेंड्स, देयर वाज अ आर्टिकल इन द न्यूज़। एक आर्टिकल न्यूज़ में था एंड दैट आर्टिकल वाज रिगार्डिंग दी ऑनलाइन स्पेस, वेदर दिस ऑनलाइन स्पेस इज सेफ फॉर वुमेन और नॉट। अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ही बिकम द प्रेसिडेंट अगेन, ओके, नेक्स्ट टाइम। नाउ ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वहाँ पर जो अपोजिशन में थे ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ शी वॉज द कमला हैरिस। सो बेसिकली द कमला हैरिस, उनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े, रिमार्क्स फेस करने पड़े, जस्ट बिकॉज बीइंग दी विमेन ऑफ द कलर एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बीइंग अ विमेन। ठीक है, तो ये आर्टिकल उसी पे है। और उसके बाद ये दूसरा आर्टिकल है जो अब इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में है बेसिकली। ठीक है ना, ये क्या बात कर रहा है, टोटलिटेरिज्म। ठीक है ना, यानी कि जब तालिबान जब से आया है तो बेसिकली ओवरऑल जो भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, वो तालिबान ने उन पर क्या अटैक किया हुआ है, ये वुमेन के जो राइट्स हैं कितना उनको कर्टेल किया गया, इन सारे के बारे में है। तो आज हम जो जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो क्या है, इट इज़ रिगार्डिंग दी वुमेन सेफ्टी, और जितने भी वुमेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बन सकते हैं रिगार्डिंग योर एग्जाम्स और ऑल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, उन सबको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम्स। ठीक है, तो यहाँ किस बेसिकली अगर बात किया जाए तो जीएस पेपर 1 में टॉपिक है इंडियन सोसाइटी एंड द सोशल जस्टिस। ठीक है, तो उसमें ये जो टॉपिक है आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, वुमेन्स रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो, जो भी लेटेस्ट डेटा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं अंडर दीज डोमेन्स वी गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। पर उससे पहले इन क्रिस्प, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आपको कंसाइज्ड वे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, समथिंग which are very important. Now, first of all, what are the constitutional positions that the women are holding? क्या कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहते हैं जो वुमेन्स होल्ड करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे संविधान में इट इज़ क्लियरली स्टेटेड अबाउट दी जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी के बारे में बहुत अच्छे से स्टेट किया हुआ है अंडर आर्टिकल 14। ठीक है ना, और उसके अलावा 15 में भी जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है ना, बट आर्टिकल 15(3) में गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है दैट दे कैन मेक द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीमेन एंड द चिल्ड्रेन। तो वीमेन और चिल्ड्रेन के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीमेन एंड चिल्ड्रेन, दे कैन मेक दी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। गेटिंग अ पॉइंट, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि उनके स्पेसिफिक कोई लॉज बना सकते हैं। वो अंडर 15 आर्टिकल 1 में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, एक्सेप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है ना, उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, लास्ट नहीं मतलब 15(1)(e), फिफ्थ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसमें बात किया गया है, उसमें बात किया गया है किसके बारे में, उसमें बात किया गया है दी एनी एक्ट और एनी प्रैक्टिसेस विच इज़ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, इसके बारे में बताया गया है। तो ये क्या हो गया, दीज ऑल आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कैसे हैं प्रोविजंस, दीज ऑल आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है ना, इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बराबर अलावा व्हाट आर द एरिया ऑफ द कंसर्न्स, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कंसर्न्स के हैं जिनमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनमें हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। नाउ दीज एरियाज, फर्स्ट ऑफ ऑल द लिटरेसी रेट। So the literacy rate of the women are only 65%, whereas if we compare this data to the male, it is 82%। और ओवरऑल अगर लिटरेसी बात किया जाए तो 74% है। सो दिस इज़ द डेटा। तो वुमेंस की लिटरेसी बहुत कम है इन कम्पेयर टू मैन। वुमेंस की लिटरेसी कितनी है, 65%, मेंस की है 82%। ठीक है ना, देन रूरल एरिया में दिस जो स्कूल्स हैं दे आर एट वेरी फार डिस्टेंस, एंड दिस इज ऑल्सो वन इशू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फेंटिसाइड, है ना, इन्फेंटिसाइड, ओके। और उसके बाद अर्ली मैरिज, इन्फेंटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, और अर्ली मैरिज इज ऑल्सो वन मोर प्रॉब्लम। इवन दो वी हैव द लॉज कि 18 साल से पहले उसकी शादी नहीं करनी है, लड़के की शादी 21 साल से पहले नहीं करनी है। ठीक है, इसको एज बढ़ाने की भी बात हमने की है। नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम द जेंडर स्टीरियोटाइप, लड़की है तो ये काम करेगी, लड़की है तो पिंक पसंद होगा, काइंड ऑफ। सो वट एवर जेंडर, लड़की है तो घर पे काम करेगी, ये सारी जो चीज़ें हैं दीज कम अंडर दी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट इज दी सोशलाइजेशन प्रोसेस। सो हाउ दी एवरी वन इज एक्सेप्टिंग द वुमेन्स इन द सोशल डोमेन, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है ऑफ द मैन एंड वुमेन दे आर इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर है हमारा, ठीक है ना, लोकसभा राज्यसभा जो लेजिस्लेचर है, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को हमने कैसे करके देखा हुआ है, यानी कि कैसा उसका स्टेटस मिला हुआ है। अगर बात की जाए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में या यूएन वुमेन रिपोर्ट के बारे में, तो इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया का जो स्टेटस है 148 है 193 कंट्रीज़ में इन दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन द लेजिस्लेचर।
बात समझ गए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन द लेजिस्लेशन में 148 है। क्लियर। उसके बाद बात करें सेफ्टी और क्या क्या कंसर्न्स है वुमेन्स के बारे में। सेफ्टी कंसर्न्स बहुत बड़ा है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, ओके, रेप कल्चर या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, इसी के लिए विशाखा गाइडलाइंस लेके आए थे 1997 में। अभी बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट वी हैव दी पीरियड पॉवर्टी। सो एक डेटा आया था एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द UN चिल्ड्रन फंड स्टडी 2011, इसमें बताया गया था सिर्फ 13% जो ऐसी लड़कियां हैं इंडिया में दैट दे आर अवेयर ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल मेनार्ची, मतलब कि जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, देन एट दैट टाइम ओनली 13% ऑफ द इंडियन गर्ल्स दे आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि उनको पीरियड्स वाली कोई चीज़ होती है, ऐसा कुछ भी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, द ग्लास सीलिंग इज द प्रॉब्लम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली देयर इज अ लिमिट, वो दिख नहीं रही है पर देयर इज अ लिमिट, ठीक है ना। उनको कोई अच्छी पोजीशन नहीं देंगे, कोई अच्छा एक पोस्ट नहीं देंगे, काइंड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, व्हाट इज गवर्नमेंट इन डूइंग फॉर द रिमूवल ऑफ दीज थिंग्स। तो जैसे कई सारे स्कीम्स हैं, अभियान है, कैसे चले चलाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, इसमें सिलेंडर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वाई वी आर प्रोवाइडिंग द सिलेंडर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ताकि वो उसका टाइम बच सके, ओवरऑल हेल्थ इश्यूज़ ना हो उसको। नेक्स्ट इज दी सुधार गृह स्कीम, PM मातृ वंदना योजना, ठीक है ना, फॉर द बेबी। नेक्स्ट इज दी महिला सशक्तिकरण स्कीम, केंद्र स्कीम, ताकि उनके जो स्किल डेवलपमेंट हो सके। वन स्टॉप सेंटर, व्हाट इज दिस, वन स्टॉप सेंटर विल एड्रेस द वायलेंस अगेंस्ट द वीमेन, तो जो भी वायलेंस हो रही है अगेंस्ट द वीमेन इट विल एड्रेस दैट। निर्भया फंड, हमें पता है निर्भया रेप केस हुआ था और उसके बाद क्या किया था, गवर्नमेंट ने निर्भया फंड बनाया था। इस फंड से बहुत सारा पैसा जाता है, जैसे वेलफेयर की चीज़ होती है रिगार्डिंग द वुमेन्स, है ना। और उसी में ही निर्भया स्क्वाड भी बनाया गया था, निर्भया पुलिस स्क्वाड भी इसमें बनाया गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ पैनिक बटन ऑल्सो। ये बात की गई थी कि जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो मोबाइल फ़ोन्स में पैनिक बटन होना चाहिए, ताकि अगर कोई इश्यूज़ होते हैं, है ना, इमरजेंसी कंडीशन में, तो वुमेन्स उसको दबा के अपनी मतलब ओवरऑल जो भी नियर बाई पर्सन है उसको इन्फॉर्म कर सकें। नेक्स्ट इज द सुकन्या समृद्धि योजना, छोटा बच्चा कोई पैदा हुआ, विमेन पैदा हुई तो उसकी आप FD करा सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेशनल क्रेशे स्कीम, इसमें जो छोटा बच्चा है उसके कृषि के लिए बात की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, महिला E-हार्ट, गति स्कीम, किरण स्कीम, इट इज़ फॉर द साइंस एंड टेक, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वुमेन्स को स्टेम में प्रोत्साहन देना चाहिए। वी नीड टू इंकरेज द वुमेन्स इन द फील्ड ऑफ द स्टेम। एंड नेक्स्ट इज द विज्ञान ज्योति स्कीम, ओके, लाडली लक्ष्मी स्कीम। तो ये जो सारी स्कीम्स हैं, ये सारी स्कीम्स क्या करेंगी, ये सारी स्कीम्स इंपावरमेंट करेंगी वुमेन्स को और जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो है सेवा। व्हाट इज द सेवा, इट इज़ द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। सेवा इज द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ द कोऑपरेटिव, यू कैन से cooperatives, where women will do what, they will work in an association. So it is sort of job providing entity, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में वुमेन्स को जॉब प्रोवाइड करेगी फॉर देयर फाइनेंशियल साउंडनेस, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, व्हाट लीगल प्रोविजंस वीमेन हैव। सो इफ आई टॉक अबाउट द लीगल प्रोविजंस, ठीक है ना, अगेंस्ट द प्रिवेंशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। सो कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013, विशाखा गाइडलाइंस आई थी। विशाखा गाइडलाइंस वॉज देयर इन 1997, विशाखा गाइडलाइंस, है ना। विशाखा गाइडलाइंस क्या थी, बेसिकली वही सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस, उसके लिए विशाखा गाइडलाइंस आई थी, दिस मच, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट पॉक्सो एक्ट हमारे पास है, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं उसके लिए। नेक्स्ट इज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, ठीक है ना। जैसे बोले डाउरी इज इट इज़ अ स्टिग्मा, डाउरी इज़ अ स्टिग्मा ऑन सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली अभी तक तो बहुत सारी आसान चीज़ हो जाएंगी आपके लिए। इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, नॉट बहुत ज़्यादा बट अब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे बात की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। देन व्हाट आर द एरिया ऑफ द कंसर्न्स, लिटरेसी हो गई, स्कूल का प्रॉब्लम हो गया, इन्फेंटिसाइड, अर्ली मैरिज, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है ना। उसके बाद वी हैव द सेफ्टी कंसर्न, डोमेस्टिक वायलेंस इशूज़, ओके, एंड देन वी हैव द ग्लास सीलिंग ऑल्सो, ठीक है ना। एंड देन व्हाट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव द गवर्नमेंट इज टेकिंग, ओके, तो इनिशिएटिव टेकन फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बात किया। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट सम लीगल प्रोविजंस। अब हम बात कर रहे हैं आगे, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आगे किसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल मैनर में हम बात चीज़ों को करेंगे। अगर बात की सबसे पहले क्या हेडिंग है यहाँ पर, हेडिंग है यहाँ पर, दी हेडिंग इज
दी विमेन इन इंडिया एंड देयर इश्यूज़। क्या क्या इश्यूज़ हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की। तो हमें क्या करना है? एम्पावरिंग ऑफ द विमेन करना है, ताकि बिकॉज विमेन का एम्पावरमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो रहा है? एक बैरियर बना हुआ है ना? देयर इज अ बैरियर एंड दैट बैरियर इज हिंडरिंग द रीचिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द विमेन। तो वो अपनी पूरा पोटेंशियल है ना, उसको अचीव नहीं कर पा रही है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंक्रीज द पावर ऑफ द विमेन, ठीक है ना, सो दैट दे हैव द कंट्रोल एटलीस्ट ऑन देयर ओन लाइफ, ऑन देयर ओन बॉडी, ठीक है ना, ऑन देयर ओन बॉडी। सो वी व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक देम सेल्फ वर्थ, वी नीड टू मेक देम इक्विप विद द रिसोर्सेज। ओके, उनको रिसोर्सेज देना है। रिसोर्सेज द काइंड ऑफ रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है ना, एंड प्रॉपर्टी राइट्स और प्रॉपर्टी ओनरशिप। सो दीज आर द रिसोर्सेज दैट दे नीड टू हैव। अभी उनके पास नहीं है। देन द डिसीजन मेकिंग पावर, एटलीस्ट दे शुड बी वाइबल, ठीक है ना, to take the control of their life first, and they should be viable to have the control of their education, career and the marriage, है ना। इन एटलीस्ट इन जो बेसिक एरिया हैं, फंडामेंटल एरिया हैं, इन एरिया में दे शुड हैव दी ऑटोनॉमी, ठीक है ना, एंड दे शुड हैव दी ऑटोनॉमी ओवर दी, एज आई टोल्ड यू, द फाइनेंस एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो, ठीक है ना। सो व्हेन दे वांट टू reproduce, when they want to get married, when they want to when they are ready to have the baby, so these are the personal questions, and these questions should be adherently stick to the will of the women, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बिकॉज रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती है, ठीक है ना। उसके बाद उसको पढ़ाई करनी है, मैरिज करनी, उसके बाद उसको पॉलिटिक्स में जाना है, कुछ भी चीज़ें हैं। तो अगर एक बार इफ़ शी गॉट प्रेग्नेंट, सो देयर इज लॉट ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट ऑल्सो, कुछ उसके आउटकम्स भी होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी सोशल विजिबिलिटी। आई नो वी नो दैट द विमेन्स, दे आर नॉट अलाउड टू गो पब्लिकली। इफ दे आर गोइंग, दे विल गो विद द ब्रदर और सम फादर, ठीक है ना। So this is what this reduces the visibility, the social visibility of the women. So participation of the women in the public life, politics and the decision making processes, these are very necessary things. These will going to shape the society. ये क्या करेंगी? These will going to shape the society. क्लियर बात हो गई। फिर बात करते हैं जेंडर अ सोशल कंस्ट्रक्ट। सो दैट टू थिंग्स बेसिकली, वन थिंग इज द सेक्स एंड अदर थिंग इज द जेंडर। द सेक्स इज व्हाट? इट इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। जेंडर क्या है? जेंडर कंस्ट्रक्ट दी सोशल आइडेंटिटी, ये सोशल आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव ऑब्वियसली वी हैव दी पैट्रियार्की, ठीक है ना, पैट्रियार्की। सो इन द पैट्रियार्की द लॉट मोर फैसेट्स, बहुत सारे फैसेट्स है। व्हाट आर द फैसेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल द डिवीजन ऑफ द लेबर। सो द डिवीजन ऑफ द लेबर, है ना, इज इंटायरली डिफरेंट, ठीक है ना, बिकॉज इन द डिवीजन ऑफ लेबर अंडर द पैट्रियार्कल डोमेन, द विमेन्स आर कंसिडर्ड more appropriate for the domestic work or domestic duties or the caring activity or the care activity। तो इस केयर एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि ये वुमेन इसके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। एंड मेंस कंट्रोल द पब्लिक लाइफ, ये प्रॉब्लम है। देन लिमिटेड मोबिलिटी, एज आई टोल्ड यू, लिमिटेड मोबिलिटी, या ऊपर जो टॉपिक आया था अभी सोशल विजिबिलिटी, वही आ रही है। लिमिटेड मोबिलिटी, दे आर नॉट अलाउड टू गो इन द पब्लिक स्पेस, ठीक है ना। अनइक्वल इनहेरिटेंस राइट, obviously, so the rights of the women to acquire the property of the father is also very limited, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा अभी वाइबल नहीं है, या है तो people are not accepting it। then control over their sexuality, ना, what they should wear, how they should wear, okay, what type of short dress they should wear, है ना। so people are ready to do the policing, ठीक है ना, they are ready to do the moral policing, getting your point। So the dress code, the marriage choices, the reproductive health, so these are the sensitive issues and women should have the control over these things at least। Next, gender equality की बात करें तो gender equality, now this could be of the three type। one thing is the individual, at the individual level, so individual level पे भी gender equality हो सकती है। means let's say you are very much prejudiced about particular gender, women को you are objectifying the women's, or you are very much violative, ओके, यू डू लॉट ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जेंडर, वुमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, और द पर्सनल एक्सपीरियंस यू हैव। सो ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज विच आर नॉट इन द वेलफेयर ऑफ द वुमेन्स। नेक्स्ट इज दी, देयर कुड बी सम कल्चरल एस्पेक्ट ऑल्सो। व्हाट कुड बी द कल्चरल एस्पेक्ट? जस्ट लाइक द जेंडर बाइज्ड, ठीक है ना, देयर सम नॉर्म्स इन द कल्चर। लेट्स से यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द शबरीमाला टेम्पल। सो इन द शबरीमाला टेम्पल केस, what the women are not allowed to go inside the temple during their menstrual operation, getting a point? So that is what, that is hindering the women to participate, and this is also violating the right to equality. So this is what, this is a norm which is set by the some culture, okay, or religious belief, and this is
curtailing the rights of the women's, or this is promoting the gender inequality. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करती. इवन आफ्टर दैट there could be some institution, there could be some institution, and maybe that institution is preaching or practicing anything which is making the women's disadvantage in the education. Maybe they are saying कि जो STEM एजुकेशन है, जो साइंस एजुकेशन है, वो women's के लिए नहीं है, स्पोर्ट्स women's के लिए नहीं है ना. इट इज़ वॉलीबॉल इज ओनली फॉर द मैन, फुटबॉल इज ओनली फॉर द मैन, ऐसा नहीं. तो इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो प्रमोट दीज थिंग्स. सो इट इज़ स्ट्रक्चरल पार्ट, इट इज़ एट द इंडिविजुअल लेवल एंड एट द कल्चरल लेवल. ठीक है ना. तो इंस्टीट्यूशन में कोई पॉलिसीज़ हो सकती हैं, ठीक है ना, या कोई लॉज हो सकता है. मे बी द लॉज मेड, है ना, आर मेड इन सच ए वे दैट आर डेरोगेटरी फॉर द डिग्निटी ऑफ द वुमेन. तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आ सकती हैं. देन द रोल ऑफ द वुमेन इन इंडिया, रोल ऑफ द वुमेन इन इंडिया नाउ. सो वुमेन्स का जो रोल है वो इवॉल्व कर रहा है. ऑब्वियसली वी कांट डिनाई दैट क्वेश्चन, डिनाई दैट थिंग, डिनाई दैट फैक्ट. ठीक है ना. बट हाउ इट इज़ इवॉल्विंग, इट इज़ इवॉल्विंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है ना. इट इज़ इवॉल्विंग फ्रॉम द ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन. हमें उसको ट्रेडिशन से ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जाना, ये जा रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन? ट्रेडिशन मतलब वही जो स्टीरियोटाइपिक रोल है. ठीक है ना. वट एवर स्टीरियोटाइपिक रोल द वुमेन्स आर परफॉर्मिंग, उसी के बारे में बात करें, दैट इज द ट्रेडिशनल, जो बहुत पहले से परफॉर्म कर रहे हैं, पर हमें उनको ट्रेडिशन से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाना है. दिस इज आर मोटो. ठीक है ना. तो ट्रेडिशनल रोल क्या है, वही सेम चीज़ आ जाएंगी. डोमेस्टिक हेल्प हो गया, ठीक है ना, वाइफ्स, मदर और होम मेकर, केयर एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें वो दे रही हैं. ठीक है ना. नाउ व्हाट आर द की फैक्टर, कौन कौन से की फैक्टर हैं दैट विल लीड द वुमेन फ्रॉम द ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है ना. इज द लिटरेसी रेट. इफ़ वी गोइंग एनी हाउ टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट, ये क्या करेगा, दैट विल एम्पावर द वुमेन. तो लिटरेसी रेट हो गया. ठीक है ना. एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, वुमेन की ऑटोनॉमी. ठीक है ना. एम्पावरमेंट कैसा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और ऑटोनॉमी ऑफ द वुमेन, वुमेन्स की ऑटोनॉमी को प्रमोट किया जाए. सो दैट दे कैन हैव दिस ऑटोनॉमी ऑन देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है ना. ऑन द जेंडर आइडेंटिटी, ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, कौन से स्कूल में जाना है. ठीक है. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस the gender stereotype, so they should come out and challenge the gender stereotype what is present in the society. ठीक. जैसे बात किया जाए कि जो अवनी चतुर्वेदी थी, तो वो क्या थी, इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट थी. तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, ये दिस इज सेटिंग अ माइलस्टोन, दिस इज सेटिंग अ माइलस्टोन. ठीक है ना. नाउ व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट, इशू क्या है. ठीक है ना. ये तो मैंने क्या बताया, ये तो बताया मैंने कि हाउ इट द वुमेन शुड गो फ्रॉम द ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज वन वे. बट व्हाट आर द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट इसमें यह है द कन्फ्लिक्ट ऑफ द रोल कन्फ्लिक्ट. व्हाट इज द रोल कन्फ्लिक्ट? बिकॉज वुमेन्स आर फाइटिंग ऑन द टू एज, और वुमेन्स आर दे आर वर्किंग ऑन द टू एज. एक घर पे काम कर रही है, एक बाहर पे काम कर रही है, इफ़ शी इज़ वर्किंग वुमेन. ठीक है. सो इफ शी इज़ वर्किंग वुमेन, तो शी इज़ जैगलिंग विद द प्रोफेशनल एंड द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है ना. प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर, उसके बाद घर पे आना, खाना बनाना, केयर गिविंग काम करना है. तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, है ना. और अगर जो बात की जाए डेटा के बारे में, अभी डेटा मैं आगे बताऊंगा, तो वेमेंस जो हैं नियर अबाउट 4 to 5% एक्स्ट्रा काम करती हैं अगर बात की जाए, और मैन जो काम करते हैं वो 0.1% भी नहीं करते घर का. ठीक है. सो दिस इज़ वन थिंग. नेक्स्ट लुक एट द वुमेन्स हेल्थ. अगर वुमेन्स की हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बात की जाए, तो हमारे पास इसके बारे में क्या डेटा है. ऑब्वियसली जो इशू है हेल्थ का, इट इज़ डीप रूटेड इन द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, एंड दिस इज़ वेरी मच प्रीकेरियस लैंडस्केप फॉर द मैनी वुमेन्स. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली जेंडर इनइक्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट, है ना, इट विल पेनिट्रेट इन एवरी डायमेंशन. दिस जेंडर इनइक्वालिटी विल पेनिट्रेट इन एवरी डायमेंशन, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल डायमेंशन, ठीक है ना, एजुकेशनल डायमेंशन और हेल्थ डायमेंशन, ठीक है ना, और सोशल डायमेंशन, हर डायमेंशन में इट विल पेनिट्रेट. सो NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा आया था, उसमें बताया गया कि जो लड़कियां हैं, वुमेन्स हैं, ठीक है, दे आर लेस मेडिकली अटेंडेड कंपेयर टू बॉय. उनको मेडिकल असिस्टेंस या मेडिकल अटेंशन कम मिलता है कंपेयर टू बॉय. इसमें बताया गया कि 57% जो वुमेन्स थी वो सफ़र कर रही थी एनीमिया से, इन कंपेयर टू 25% ऑफ द मैन. ठीक है ना. 15 से 15 to 49 ईयर ऑफ द एज, NFHS 5 के सर्वे में. दिस इज लेटेस्ट डेटा. ठीक है ना. 57%. इन इवन यू नो इट वेरी वेल दैट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल ऑपरेशन क्या होता है, द ब्लड जस्ट ऊज आउट फ्रॉम द बॉडी. तो कहीं ना कहीं उस ब्लड के बाहर आने से भी जो एनीमिक नेचर है बॉडी का वो बढ़ जाता है. एंड इवन दो उनको अटेंड नहीं किया जा रहा है मेडिकली, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है.
ठीक है ना। नेक्स्ट द स्टेटस ऑफ द वुमेन्स इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो यहाँ पर बात किया जाए तो NFHS 5 के सर्वे में बताया गया कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसमें डिक्लाइन आया, तो ये कहीं ना कहीं इट इज़ अ गुड साइन, ये इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। ठीक है ना। 2016-17 में वो 113% था, अब वो कितना आ गया है, वो बेसिकली थोड़ा सा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट क्या करेंगे कि 2014-16 में, ठीक है, 2014-16 के बीच में ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो थी वो 130 थी, फिर उसके बाद ये 16-18 में ये 113 बची है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमने एक पॉजिटिव इंक्रीज देखा हुआ है विच इज़ गुड फॉर। नेक्स्ट NFHS 5 में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, ठीक है ना, उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले ये थी 79%, अब ये इतनी हो गई 89% 2019 में और 2021 के बीच में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी? अगर जो वीमेन है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो वहाँ पे वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, मतलब हॉस्पिटल में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आसपास की जो दाई माँ है ना, जैसे गांव देहात क्षेत्र में होती है, तो ऐसा कोई कर दे तो दैट इज़ है ना, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ है उसका जो पेनिट्रेशन है वो भी बढ़ा हुआ है, नियर अबाउट 60% हो गया है, पहले 54% था, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेगमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं MTP, दैट इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक इम्प्रूवमेंट शो किया हुआ है। जैसे एक एक्ट आया था हमारे पास, दी MTP एक्ट ऑफ 2021 का MTP एक्ट आया था, दैट इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट इज़ वही क्या बोलते हैं इसको, अबॉर्शन बोलते हैं। तो अबॉर्शन में पहले क्या था, बेसिकली वुमेंस का ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो दे हैव द राइट टू द सेफ एंड लीगल एक्सेस टू दी अबॉर्शन, है ना, उसकी विल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अबॉर्शन के टाइम पे ओनली द विल ऑफ द वुमेन इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, बाकी और कोई कुछ भी बोले, डजेंट मैटर, वी विल ओनली लिसन द विल ऑफ द वुमेन। ठीक है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम अगर बात किया जाए तो MTP में 20 वीक, पहले क्या था 20 वीक नॉर्मल टाइम, मतलब नॉर्मल कंडीशन में 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती है वुमेन। बट अगर कोई स्पेशल कंडीशन है, मे बी सम रेप सर्वाइवर, ठीक है ना, या कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो गई हैं, उस कंडीशन में विद द असिस्टेंस और विद द सजेशन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर शी कैन अबॉर्ट द प्रेगनेंसी इवन एट द 24 वीक्स। ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था विच इज़ इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। फिर बात करते हैं वुमेंस के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का और क्या कहना है। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली एक केस हुआ था इन दी सुचेता श्रीवास्तव केस, उसमें बात किया गया था कि वुमेंस की राइट है, जो मैंने बताया, ऑन दी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, and this comes under the article 21. You know very well that article 21 it is the most evolved fundamental right. ठीक है ना, आर्टिकल 21 इट इज़ द मोस्ट इवॉल्व फंडामेंटल राइट, और इसी में बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात की गई है। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और केस था, इट वॉज द NCT दिल्ली। इसमें बताया गया कि विमेन अलोन हैज़ द राइट ओवर हर बॉडी, है ना, यानी कि शी हैज़ द बॉडली ऑटोनॉमी एंड शी इज़ द अल्टीमेट डिसीजन मेकर इन डिसाइडिंग द इफ शी वांट एन अबॉर्शन। सो अबॉर्शन के केस में, in this case it is said by the Supreme Court that she has the bodily autonomy and she is the lone decision maker and or she is the ultimate decision maker in deciding the abortion। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं द सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है ना, क्या बात कर रहे हैं अब, अगर हम बेसिकली इफ़ वी आर गिविंग दी अबॉर्शन राइट टू द वुमेन्स, तो व्हाट विल बी दी कंसिक्वेंसेज, व्हाट विल बी दी आउटकम ऑफ इट, आफ्टर मैथ्स क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे? तो फ़ायदे ये होंगे बेसिकली, इफ़ द वुमेन्स हैव द राइट ओवर देयर फर्टिलिटी, सो दे विल बी मोर लाइकली टू कंप्लीट देयर एजुकेशन एंड इंटर टू वर्क फोर्स एंड हायर इनकम्स, है ना, जल्दी माँ बनने का कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक है ना। सो अगर वो इफ़ शी वांट टू गेट मैरिड शी कैन गेट मैरिड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इफ़ पहले क्या हो रहा है, लेट्स से नॉर्मल केस, इफ़ शी इज़ फोर्स्ड टू डू मैरिड, इफ़ शी इज़ फोर्स्ड टू गेट इनटू द मैरिज, तो वो जो चीज़ वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं बेबी होने के बाद द लॉट मोर कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में, है ना, द लॉट मोर कई सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो इट इज़ देयर विल। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ऑब्वियसली, है ना, इफ शी हैज़ कंट्रोल ओवर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सो डेफिनेटली दिस विल हेल्प हर इन इंगेज इन द सिविक एक्टिविटीज़, है ना, टू रन फॉर दी ऑफिस, डिसीजन मेकिंग में ऑब्वियसली बॉडी में हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ों की। इम्प्रूव द वुमेन्स हेल्थ, है ना, इट इज़ अ मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, तो हमें बहुत सारे एरिया में काम करना पड़ेगा वुमेन्स की हेल्थ को ठीक करने के लिए। इन द एरिया ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी, रूरल एरिया में काम करना पड़ेगा। वी नीड टू मेक सम लॉट ऑफ द एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, ओके, टू डिले द मैरिज और फैमिली प्लानिंग, एंड वी नीड टू एड्रेस स्पेशली द रूट कॉज। व्हाट इज द रूट कॉज? रूट कॉज इज द पॉवर्टी, सो वी नीड टू एड्रेस दिस रूट कॉज। फिर बात करते हैं विमेंस एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सो विमेंस की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट के केसेस में, है ना, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, तो अगर सर्वे आया था, इकोनॉमिक सर्वे 2024 में बताया गया था कि फीमेल्स की अगर बात किया जाए, सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ द फीमेल्स इज ओनली 37%, इज ओनली 37%, वेयर इज द ग्लोबल एवरेज इज द 46%। सो यू कैन सी, है ना, हाउ मच डिफरेंस इज देयर, कितना डिफरेंस है यहाँ पर।
ठीक है। उसी तरह हम जैसे बात कर रहे थे लिटरेसी के बारे में, तो 82% उनकी थी, 82-85, और उसके बाद वीमेंस की कितनी, 68% नियर अबाउट, ठीक है ना। तो लिटरेसी में भी डिफरेंस था, तो ये चीज़ हो गई। फिर बात करें कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर बात की जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर में, सो इन द कॉर्पोरेट सेक्टर विच इज़ अ सर्विस सेक्टर, वुमेन ओनली कंट्रीब्यूट टू दी 40%, सिर्फ 40% कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है ना। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द लीडरशिप पोजीशन, तो लीडरशिप पोजीशन में सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये पता होना चाहिए। दो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन थिंग इज द ग्लास सीलिंग एंड नेक्स्ट इज द ग्लास क्लिफ। व्हाट इज द ग्लास सीलिंग? आई टोल्ड यू देयर इज अ बैरियर that we'll not going to give the leadership position to the women। जैसे आप यू कैन सी हियर कि 40% हम 40% कंट्रीब्यूशन है किसमें, कॉर्पोरेट सेक्टर में, बट इन द एट द लीडरशिप पोजीशन दे ओनली हैव दी वेटेज ऑफ 20%। तो कहीं ना कहीं क्या है, दिस इज द ग्लास सीलिंग। तो एक ग्लास सीलिंग लगा के रखिए, उनको कोई लीडरशिप पोजीशन नहीं देनी है, ठीक है ना, लीडरशिप पोजीशन नहीं देनी है बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा, बाइसनेस, है ना, अनकॉन्शियस प्रेजुडिस एसोसिएटेड विद इट। नेक्स्ट इज द ग्लास क्लिफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लास क्लिफ? अगर लेट्स से कोई कंपनी है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में पहुंच गई है, तो आप किसको ब्लेम करें? तो ब्लेम गेमिंग के लिए हमने क्या किया, हमने उसको लीडरशिप पोजीशन में बढ़ा दिया। सो अगर कंपनी डूबेगी हम बोलेंगे भाई इसकी वजह से डूबी है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द ग्लास क्लिफ, ठीक है ना। नाउ व्हाट आर द रीजन ऑफ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स? क्या कारण है कि उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो लो है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल द कास्ट नोशन और द रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, ठीक है, उनकी मोबिलिटी कम है, ठीक है ना। कास्ट नोशन है, प्योरिटी और पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, प्योरिटी और पोल्यूशन की रिगार्डिंग दी वुमेन्स मोबिलिटी की, नहीं यहाँ मत जाओ, सॉरी मत जाओ, ठीक है ना। तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन इज रिलेटेड टू द कास्ट स्पेसिफिकली, दिस थिंग इज रिलेटेड टू द कास्ट, है ना, कि जो अपर कास्ट है ज़्यादा प्योर है, लोअर कास्ट कम प्योर है, तो दैट वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्योरिटी एंड पोल्यूशन इन द आर्टिकल 17, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न इज ऑलवेज देयर, है ना। नेक्स्ट इज द डबल बर्डन, व्हाट आई टोल्ड यू मीन्स द डुअल रोल, ठीक है ना। व्हाट डुअल रोल? द प्रोफेशनल एंड पर्सनल बोथ लाइफ दे हैव टू मैनेज, है ना। तो एंड इन द पर्सनल लाइफ दे हैव टू डू द दिस अनपेड केयर वर्क ऑल्सो, है ना, ये काम करना पड़ेगा। सो देयर इज अ फिजिकल एंड द इमोशनल स्ट्रेन बोथ, ओके। एंड नेक्स्ट देयर इज अ जेंडर पे गैप, 20% अगर नेशनल एवरेज है यहाँ पर, जेंडर पे गैप में अगर बात की जाए 20% नेशनल एवरेज है अकॉर्डिंग टू दी मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल डिवाइड इज ऑल्सो देयर, है ना। एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर बिकॉज देयर इज अ सोशल स्टिग्मा, सो वुमेन्स को, लड़कियों को फ़ोन नहीं देना, खराब हो जाएंगी काइंड ऑफ। सो दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग द डिजिटल गल्फ, डिजिटल डिवाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द लैक ऑफ कंड्यूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइल्ड केयर और द क्रिटिकल पीसेज, है ना। कंड्यूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स टॉयलेट, ठीक है ना, डेडिकेटेड टॉयलेट्स नहीं है, ठीक है ना, डेडिकेटेड टॉयलेट्स नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से चीज़ें नहीं है। क्लियर। एक जैसे इनिशिएटिव सेवा, जैसे बताया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, ठीक है ना। तो सेवा जो इनिशिएटिव है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव, इस तरह के इनिशिएटिव हमको लेके आनी चाहिए। इंक्रीज्ड हाउस होल्ड इनकम, ठीक है ना। अगर घर में हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है, लेट्स से हस्बैंड इज अर्निंग वेरी मच, ठीक है ना, नाउ दैट हस्बैंड विल से टू द वाइफ कि नहीं नहीं काम करने की क्या ज़रूरत है ना, काम करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं कमा ही रहा हूँ। सो इंक्रीजिंग हाउस होल्ड ऑल्सो लीड्स टू डिस्करेज द वर्क इफेक्ट ऑफ द वुमेन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये सारी देखो, ये ग्राफ बनाया गया, यहाँ बताया गया कि पहले वुमेन काम करती थी एग्रीकल्चर में, फिर जब इंडस्ट्रीज आई तो थोड़ा कम काम हो गया, सर्विस सेक्टर पर आने पर बहुत कम काम हो गया, पर ये धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज वन क्राइटेरिया। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इन द इंडियन वर्कफोर्स, ओके, और ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द इंडियन वर्कफोर्स एंड ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन क्या क्या है। अगर बात किया जाए बेसिकली जो लड़कियां हैं, वुमेन्स हैं, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ दो जो ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट दैट मच सेफ, सबको पता है। सो दे प्रेफर टू डू वॉक फ्रॉम द वर्क। सो 45% जो वुमेन्स हैं दे वॉक फ्रॉम द वर्क, दे डोंट टेक एनी रिक्शा और एनीथिंग एल्स, दे प्रेफर वॉक इन कंपेयर टू 27% वन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द नॉट सेफ ट्रांसपोर्ट, या ट्रांसपोर्ट है तो इट इज़ नॉट कॉन्जेंशियल, सुटेबल नहीं उनके लिए, ठीक है ना। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? ये ट्रांसपोर्ट वाला जो इशू है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नाउ वी कैन इंट्रोड्यूस दी वुमेन फ्रेंडली बस, ई बसेस, और वी कैन इंट्रोड्यूस दी पिंक बसेस, ठीक, पिंक बसेस, एंड वी कैन अवॉइड दी ओवर क्राउडिंग, है ना, अनरिलायबिलिटी, है ना, इट शुड बी रिलायबल ऑल्सो, एंड देन टेक इनेबल्ड मोबिलिटी, सो देयर शुड बी सम बस ट्रैकिंग ऐप, है ना, ताकि हम इसको ट्रैक कर सके। जैसे अभी बात किया जाए तो मुंबई में रियल टाइम सीट अवेलेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल
कैन इंट्रोड्यूस अ टाइप ऑफ ऐप जो क्या करे, रिड्यूस कर दे वेटिंग टाइम, ताकि उसको लाइव ट्रैक कर सकें, और रियल टाइम सीट अवेलेबिलिटी, तुरंत सीट हम कंफर्म कर सकें, इस तरह का कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट माइल अप्रोच भी हमने अपनानी है। व्हाट वी नीड टू ऑल्सो गो फॉर द इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट। Now, what is integrated transport? It is the last mile solution, just like the e-bikes, feeder buses, जो पॉइंट टू पॉइंट उसको ऑफिस से वो लेके और डायरेक्टली घर पे उसको छोड़े। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द रैपिडो, ठीक है ना। तो रैपिडो कैन बी वन एग्जांपल। तो इट इज़ द डोर टू डोर डिलीवरी काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा हमें क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में फोकस करना है उनकी। स्किल डेवलपमेंट जब तक नहीं, स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे कौशल विकास करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो फाइनेंसिंग, तो वी नीड टू मेक देम फाइनेंशियली वाइएबल विद द क्रेडिट एंड, है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको देने हैं। और इफ़ दे वांट टू सेटअप एनी इंडस्ट्रीज, है ना, तो हमें माइक्रो फाइनेंसिंग भी करनी है। तो माइक्रो फाइनेंस की जो इंस्टीट्यूशन, दे विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग द वुमेन्स एजुकेशन। एंड देन ऑब्वियसली जैसे मैंने बात किया कि टेक्नोलॉजी का डिजिटल डिवाइड है, इन्फॉर्मेशन का डिवाइड है, तो हमें ब्रिज करना पड़ेगा। दीज आर दी सोल्यूशंस, ठीक है। ये सब क्या है, सोल्यूशंस है। जैसे मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन का सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो उसी तरह हमारे सारे सोल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पे। एड्रेस टू द वेज गैप, एज आई टोल्ड यू देयर इज अ डिफरेंस इन द पे गैप, जबकि डीपीएसपी में बोला गया है, इन द डीपीएसपी इट इज क्लियरली स्टेटेड वी शुड नॉट डिस्टिंग्विश, है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्या बात किया वहाँ पे बात किया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट देयर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये चीज़ करना है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, तो जैसे बात किया था स्ट्रीट वेंडर, है ना, स्ट्रीट जो वेंडर हैं, ठीक है ना, तो उनकी बेसिकली पीएम श्री काइंड ऑफ, है ना। स्ट्रीट वेंडर के फॉर्मलाइजेशन के लिए कैसे स्कीम्स लेके आए थे हम, ठीक है ना, स्कीम स्ट्रीट वेंडर के फॉर्मलाइजेशन के लिए। क्योंकि हमें पता है इंडिया की जो इकॉनमी है इट इज़ मोर इनफॉर्मल इकॉनमी, तो हमें क्या करना है, इनफॉर्मल इकॉनमी को फॉर्मल करना है, ठीक है ना, यानी कि उसको इनफॉर्मल इकॉनमी का फॉर्मलाइजेशन करना है, यानी कि रहेगी वो इनफॉर्मल लेकिन उसको एक रूल बेस्ड कर देंगे ताकि क्या एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो सके। फिर गिग ऑप्शन है, जैसे बॉयज़ का क्या है, लड़कों का क्या है, अगर जॉब नहीं मिल रही तो हम गिग वर्कर का तरह काम कर लेंगे, एक जगह यहाँ काम किया, दिहाड़ी पे कहीं और काम कर लिया। बट दिस इज़ नॉट द ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल विद द वुमेन, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द वही सोशल लैंडस्केप, ठीक है ना। सो ये अपॉर्चुनिटी तो है बट दिस अपॉर्चुनिटी टर्न्स इनटू डबल एज सॉर्ड। तो दिस इज़ वन इशू टू, ये भी क्या है, ये भी एक इशू है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, देन वी हैव व्हाट, विमेन एंड द केयर इकॉनमी एम्पावरिंग टू द इन्वेस्टमेंट। तो हम जो विमेन जो केयर इकॉनमी में लगे हैं उनको हम, उस केयर इकॉनमी को हम रिकॉग्नाइज करके उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो देयर इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द अनपेड एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल इट इज़ चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, हेल्थ केयर, हाउस वर्क, सोशल केयर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फॉर्मलाइज करके इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और बात की जैसे मैंने बताया कि वुमेन्स जो है घर का ज़्यादा काम करती हैं, उनकी जो उनका डबल रोल है, ठीक है ना, पर्सनल और प्रोफेशनल। तो जो दो पी हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल, इसको बैलेंस करना पड़ता है उनको। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा काम करती हैं। कैसे, देखो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें ये बताया गया कि जो अनपेड वर्क है जो वुमेन्स कर रही हैं वो कंट्रीब्यूट करता है नियर अबाउट 3.1% ऑफ द जीडीपी, और जो मैन कर रहे हैं वो 0.4% ऑफ द जीडीपी। नॉट जस्ट इमेजिन 3.1 एंड 0.4% ऑफ द जीडीपी। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है ना। सो व्हाट नीड टू डू, वी नीड टू फॉलो द पीपीपी मॉडल, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट मॉडल, सो दैट वी कैन क्रिएट अ मॉडल विच कैन इन्वेस्ट इन द केयर इकॉनमी। केयर इकॉनमी का बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज दी व्हाट वी कैन डू, ऑब्वियसली हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, क्योंकि काम है काफ़ी ज़्यादा, है ना। हमें वेलबींग और प्रोडक्टिविटी, वही है उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना है, जॉब क्रिएशन, ठीक है ना, इन द केयर सेक्टर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें बात करनी है। फिर इकोनॉमिक्स जो सर्वे 2024 आया था उसमें बताया गया था कि जो केयर सेक्टर है वो 2% इक्विवेलेंट है किसका, जीडीपी का। कितना इक्विवेलेंट है, 2%, ठीक है, केयर सेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड ये हो सकते हैं कि अगर हम बात करें, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 5R दिए थे, ठीक है ना, एंड दीज 5R दीज आर द रोड मैप्स टू द इनइक्वालिटी विद द केयर। कौन कौन से हैं, रिकॉग्निशन, वी नीड टू रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ द वीमेन। रिडक्शन, वी नीड टू रिड्यूस द अनपेड केयर वर्क, ठीक है ना, जो घर पे काम करे उसको कम करना पड़ेगा, यानी कि अनपेड है वो, बिकॉज। नेक्स्ट इज दी रीडिस्ट्रीब्यूशन, वी नीड टू रीडिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, वी नीड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द केयर गिविंग
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हस्बैंड भी करे वाइफ भी करे, दोनों कर रहे हैं. रीडिस्ट्रीब्यूशन. रिवॉर्डिंग. इफ शी इज़ डूइंग द केयर एक्टिविटी वी नीड टू रिवॉर्ड दैट. Okay, next is the representation. We need to give the representation in the participation in the decision making and all the other activities that are going on. ठीक है. अब बात करते हैं विमेंस इन द पॉलिटिक्स. दिस इस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये सारा जीएस पेपर 1 के हिसाब से. विमेंस इन द पॉलिटिक्स. सो विमेंस इन द पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाए तो वी हैव द 2 अमेंडमेंट 73 एंड 74th अमेंडमेंट. ओके, पंचायत के लिए. इन दिस अमेंडमेंट वी हैव गिवन 33% रिजर्वेशन टू द विमेंस इन द लोकल बॉडीज. ये हमने दे के रखा है. ठीक है ना. नाउ इसके बाद भी क्या है, लो लेवल ऑफ द पार्टिसिपेशन. क्यों है? बिकॉज जैसे बात किया इलिटरेसी कंपेयर टू 68% वुमेन्स हैं और मैन कितना है 85%. तो कहीं ना कहीं जो लिटरेसी का इशू आ रहा है. नेक्स्ट, लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस. लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस. तो उनका कॉन्फिडेंस कम है. जैसे आपने पंचायत मूवी देखी थी, वेब सीरीज देखी थी, उसमें प्रधान जी थे. ठीक है ना. तो प्रधानपति या सरपंच पति, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है. विमेन इलेक्ट होंगी सरपंच, उनकी जगह काम कौन करेगा? उनके हस्बैंड. तो ये है सरपंचपति. तो ये उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. कुछ भी पैट्रियार्कल सिस्टम है, ये इशू है. ठीक है ना. वॉयलेशन है, इंटिमिडेशन है. ठीक है ना. ये सारी चीज़ें हैं. उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे मैंने बताया कि ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम. हेंस दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट प्रॉपर्ली इन द पॉलिटिक्स इवन दो दे हैव गॉट द 33% रिजर्वेशन. ठीक है ना. इंपॉर्टेंस क्या है? अगर विमेन पॉलिटिक्स में आती हैं तो क्या चेंज होंगे? लुक, दे विल, इफ विमेन कम इन द पॉलिटिक्स दे विल मेक मोर विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज. ठीक है ना. दे विल फॉर्मुलेट पॉलिसीज विच विल फोकस ऑन द इशू ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ केयर, चाइल्ड वेलफेयर. ठीक है ना. वाटर एंड द सैनिटेशन. तो इन इश्यूज़ को वो एड्रेस करेंगे. गेटिंग अ पॉइंट. और उसके अलावा वे फॉरवर्ड में हम ये लिख सकते हैं कि जैसे अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है क्या, बेसिकली हमने 106th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, जिसमें 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं. किसमें? पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में. इससे पहले पंचायत में 33% था, बट वो था सिर्फ किसमें? पंचायत में. ठीक है ना. लोकल लेवल पे था. क्लियर. एक जिपर मॉडल है, जो रवांडा कंट्री है वहाँ पर जिपर मॉडल है, जिसमें बात किया गया कि अल्टरनेट मेल और फीमेल को हम इलेक्टोरल प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे. इसकी वजह से 33% जो फीमेल का उनको रिप्रेजेंटेशन और मिल गया. इसी तरह का प्रोसेस क्या है बोलीविया में है. ठीक है ना. तो ये सारी बात करते हैं. फिर हमें बात करना पड़ेगा किसके बारे में? एड्रेस द वायलेंस, जो उनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है, अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है. स्टिफिंग माइंडसेट. ठीक है ना. स्टिफिंग माइंडसेट यानी कि जो भी जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं जो इनकरेज करते हैं, ठीक है ना, मैन और वुमेंस को, और वुमेंस को देखते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका ज़रूरी है. ठीक है ना. इन द हेल्दी डेमोक्रेसी. क्लियर. नेक्स्ट इज द कैपेसिटी बिल्डिंग. हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके. फॉर एग्जांपल कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे लाइक दी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना. ठीक है. या फिर हमें पार्टी का रिफॉर्म करना पड़ेगा जैसे लाइक इंटरनल डेमोक्रेसी में, और हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वुमेंस का जो पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे. ठीक है. अब हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुकी है, बट इसके अलावा हम बात करेंगे, अगर हम देखें बेसिकली कि वुमेंस का वॉयलेशन अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस कितना चला है, यानी कि पहले से कितनी सारी चीज़ें चली आ रही हैं. ठीक है ना. जो अगेंस्ट थी वुमेंस के, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और थोड़ा सा और बात करेंगे. ठीक है. टाइम एंड स्पेस के बारे में देखो, सबसे पहले बात किया जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनइक्वल वैल्यू. ऑब्वियसली वुमेन्स और मेन की वैल्यू जो है उसको अनइक्वल बताया गया है. ठीक है ना. सेक्स सेलेक्टिव है ना, अबॉर्शन करते फीमेल इन्फेंटिसाइड, दीज आर द कारण, दीज आर द रीजंस. सोशल बाइडनेस है. ठीक है ना. डिवैल्यूएशन ऑफ द गर्ल लाइफ है ना, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल वायलेंस. तो बात करते हैं कि जो गर्ल की लाइफ है उसको बात करते हैं कि थोड़ा सा ये उतनी खास नहीं है. ठीक है. या दहेज के मामले में कुछ भी ले लो. नेक्स्ट, पैट्रियार्कल माइंडसेट बात कर चुके हैं. डाउरी सिस्टम इज देयर है ना, एंड पीपल कंसिडर डाउरी सिस्टम एज अ फाइनेंशियल बर्डन and hence they prefer the son and do the female infanticide. Religious beliefs are also there. What are the religious belief? कि लड़का होगा then they will do all the karmas, the last rites of the parents, and the parents can get the moksha, the salvation. So इस तरह की चीज़ें हैं. सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं. What are सोशो इकोनॉमिक कंडीशन? लैंड ओनरशिप एंड इनहेरिटेंस. ठीक है ना. लैंड ओनरशिप एंड इनहेरिटेंस. सो अगर लड़का होगा सो ही विल बिकम द मेल हायर, यानी कि वो सारी जायदाद ले लेगा. ठीक है ना. नो प्रॉब्लम एट ऑल. पर लड़की होगी तो फिर किसको देंगे हम? गेटिंग अ पॉइंट. नेक्स्ट इज अर्न. सन जो होगा वो पैसा कमा के लाएगा, लड़का पैसा कमा के लाएगा. तो सन अर्निंग मेंबर. सन जो होगा लड़का होगा विल बी द अर्निंग पोटेंशियल. ही हैज़ द अर्निंग पोटेंशियल. वुमेन के पास नहीं है. ठीक है. और छोटा परिवार रखेंगे तो इसलिए हम लड़के को प्रेफरेंस देंगे, सेक्स डिटरमाइन करेंगे. ठीक है ना. इन्फेंटिसाइड करेंगे. ये सारी चीज़ें होती हैं. कंसिक्वेंसेस क्या हैं? अगर इसी तरह की चीज़ें होती नहीं तो उसके रिपोर्क्यूशंस क्या होंगे? रिपोर्क्यूशन होंगे, दिल बी जेंडर इम्बैलेंसमेंट इन द वायलेंस. जैसे लाइक हरियाणा का आपको पता ही है ना.
वहाँ पर विमेंस का जो जेंडर इनक्वालिटी सबसे ज़्यादा वहीं पे है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल इश्यूज़ हैं ऑन इमोरालिटी, ठीक है ना। फीमेल जो वर्क फोर्स है, ठीक है ना, वो डिक्लाइन हो जाएगा। फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और डिक्लाइन होगा अगर इस तरह की हम जो चीज़ें हैं वो करते रहें। एंड अपार्ट फ्रॉम देयर विल बी इंक्रीज प्रेशर ऑन द मैन। फिर अगर फीमेल का प्रेशर डिक्लाइन है तो मैन का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, उन पर वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा। एंड दिस विल ऑल्सो लीड टू दी सोशल प्रॉब्लम जैसे लाइक लोनलीनेस, आइसोलेशन इन द मैन। लड़कियाँ नहीं होंगी तो बेसिकली इफ दे वांट टू शेयर एनीथिंग, ठीक है ना, दे वांट टू गेट इन द रिलेशनशिप, है ना, टू बिकम अ पार्टनर, शादी करनी है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी फिर? गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है ना। एंड देन दिस बिकॉज देन द मोमेंट केम, इफ द मोमेंट केम कि जहाँ पर लड़कियों की कमी हो गई, तो देयर कुड बी द प्रैक्टिसेस, डेरोगेटिव प्रैक्टिसेस जस्ट लाइक द पॉलीगेमी, फोर्सफुल मैरिज ऑफ द विडोज, है ना, दिस कुड हैपन। एंड दे कुड ऑल्सो द थिंग लाइक द कमोडिफिकेशन ऑफ द वुमेन, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बात समझ गए, ठीक है ना। और देयर कुड बी इकोनॉमिक डाउन टर्न्स ऑल्सो, मीन्स दी प्रोडक्शन पॉपुलेशन वुमेन्स इज मिसिंग, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, लैक ऑफ द वुमेन, इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ द मैन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ओवरऑल प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में। अब हमने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब हम एक काम करते हैं, एज के बेसिस पे देखते हैं। अगर एक छोटी लड़की है, यानी कि छोटी से चाइल्ड है, तो उसको क्या दिक्कत होती है। अगर वो एडल्ट हो गई तो उसको क्या दिक्कत होगी। एडोलिसेंट में है फॉर एग्जाम्पल, एडोलिसेंट में है तो उसको क्या दिक्कत होगी, और वो अडल्ट हो जाएगी तो क्या क्या इश्यूज़ वो फेस कर रही है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इफ़ शी इज़ एट द एज ऑफ द चाइल्डहुड, तो उस वहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। सो देयर कुड बी द इश्यूज़ ऑफ द फिजिकल एंड द सेक्शुअल अब्यूज़, है ना। सो एनसीआरबी का डेटा आया था, है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया था, उसमें बताया गया था कि 4 लाख नियर अबाउट केसेस रजिस्टर्ड होते हैं अगेंस्ट द चाइल्ड 2021 में। और ये नंबर जो है वो मोस्टली उनका है जिसमें सेक्शुअल केसेस इन्वॉल्व है। For that also we have the POCSO Act, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्शुअल ऑफेंसेस। बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये इम्प्लीमेंट इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। और जो भी केसेस आते हैं तो वो बेसिकली अनरजिस्टर्ड हो जाते हैं, और भी कई सारे कारण हैं। उसके बाद क्या इशू आ रहा है, छोटे बच्चे हैं तो उनका क्या होता है, बेसिकली ट्रैफिकिंग भी होता है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है। तो बेसिकली एक रिपोर्ट आई थी यूएस डिपार्टमेंट एंड द स्टेट ट्रैफिक इन द पर्सनल रिपोर्ट्स ने बोला था कि जो गर्ल्स हैं वल्नरेबल फॉर द ट्रैफिकिंग एंड द फोर्स लेबर एंड द सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो ट्रैफिकिंग भी गर्ल्स की होती है, फोर्स लेबर, सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अगर वो आती है एट द एज, दिस इज दी फॉर द चाइल्ड, अगर वो आती है इफ़ शी रीच एट द स्टेज ऑफ द एडोलेसेंट, ठीक है ना, व्हाट कुड बी द थिंग्स शी कुड फेस, ठीक है ना। फर्स्ट इज दी स्ट्रीट हैरेसमेंट। तो ये बताया गया है कि 78% जो वुमेन्स होती हैं समहाउ, है ना, थ्रू आउट देयर लाइफ, वो कहीं ना कहीं एडोलेसेंट में कभी ना कभी एक बार वो क्या है एक्सपीरियंस करती हैं द हैरेसमेंट एट द पब्लिक प्लेसेस। एंड दिस instigate the constant fear and restrict their mobility and participation in the public life। तो कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है, बाहर मत जाओ, अच्छा दिक्कत हो रही, कोई छेड़ रहा है, बाहर मत जाओ, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस जब एडल्टहुड में आती है, ठीक है ना, दिस इज द थर्ड स्टेज, एडल्टहुड में आती है, शादी आदि होगी उसकी, देन देयर कुड बी द पॉइंट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। एनसीआरबी का डेटा है 3 लाख केसेज आए थे 2021 में, ठीक है ना, 3 लाख केसेज आए थे। बट अंडर एस्टिमेशन ड्यू टू दी सोशल स्टिग्मा और द फियर, 3 लाख केसेस आए थे, प्रॉपरली उसका कोई एग्जीक्यूशन या फिर प्रॉपर उसका कुछ रिजॉल्व नहीं कर पाया, कॉन्क्रीट कुछ रिजल्ट नहीं निकला बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा, ठीक है, कि भाई ऐसा बोला जाता है कि बेसिकली जो लड़की है कि थोड़ा सा एडजस्ट करो काइंड ऑफ। फिर उसके बाद बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने ये बताया कि 2/3 ऑफ द मैरिड वुमेन जो हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं फिजिकल और द सेक्शुअल वायलेंस, ओके, फ्रॉम द पार्टनर रिगार्डलेस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है। यानी कि 2/3 वीमेन है, शादी जिनकी हो जाती है उसमें से 2/3 वीमेन अपने पार्टनर या फिर अपने रिलेटिव से, उनके घर वालों से सेक्शुअल वायलेंस या फिर किसी तरह का वायलेंस जो है वो बेसिकली शेयर करती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैरिटल रेप। मैरिटल रेप, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गोइंग रिसेंटली ऑन द न्यूज़, ठीक है ना, इट वॉज ऑन एयर। ये कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली, सो बेसिकली एक चीज़ है मैरिटल रेप। व्हाट इज द मैरिटल रेप, देखो, विमेंस हैज़ शी हैज़ द बॉडीली ऑटोनॉमी, सो शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट विद द बॉडी, बट इफ़ यू आर हस्बैंड ऑफ हर, ठीक है ना, तो इवन दो यू नीड द परमिशन, अगर आप परमिशन नहीं ले रहे हो तो दिस कुड बी टर्म्ड एज द मैरिटल रेप बिकॉज द कंसेंट इन द सेक्स, द कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कंसेंशुअल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ देर इज अ नॉन कंसेंशुअल सेक्शुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना, इफ हस्बैंड इज डूइंग, सो दैट कुड बी टर्म एज दी or that is termed as the marital rape, but in India it is not the marital rape। so इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, there is no Indian jurisprudence which can term this marital rape a crime। तो इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। इवन दो
वी हैव द सेक्शन 375। अगर बात की जाए करंट लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो सेक्शन 375 जो आईपीसी, उसमें बताया गया कि अगर कोई भी इंसान सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अपनी वाइफ के साथ, और वाइफ अगर 15 साल से अंदर नहीं है, यानी कि 15 साल से बड़ी है वो, ठीक है ना, तो उसको रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी इंसान है, उसकी शादी होगी 14 साल की लड़की के साथ, और वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द रेप। बट अगर इफ शी इज ग्रेटर देन 15 इफ शी इज इक्वल टू, ओके, और ग्रेटर देन 15, सो वो रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा, वो रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोमोटिंग दी, अब 15 साल की लड़की होती, छोटी होती, बहुत बड़ी तो होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये क्या 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 प्रमोट कर रहा है, दिस इज प्रोमोटिंग दी रेप, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं बेसिकली मैरिटल रेप को प्रमोट कर रहा है, और दिस इज डेरोगेटरी फॉर द बॉडली ऑटोनॉमी ऑफ द गर्ल, है ना, उसी कंसेंट, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। फिर बात किया जाए NHFS 4 का जो सर्वे आया था, उसमें बोला गया था 5.4% जो वीमेंस है इंडिया में वो रिपोर्ट करती है मैरिटल रेप, ठीक है ना, बट ये अनरिपोर्टेड रह जाते हैं ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक और द कल्चरल बायस। वो रिपोर्ट करती हैं, ठीक है ना, उन्होंने एक्सपीरियंस किया बेसिकली, ठीक है ना, उन्होंने मतलब एक्सपीरियंस किया, रिपोर्ट नहीं करती, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, डेटा आया होगा, बट वो अनरिपोर्टेड रह गया बिकॉज ऑफ द कल्चरल एंड द सोशियो इकोनॉमिक बाइस्ड, ठीक है। नाउ व्हाट आर द रीजन ऑफ द अंडर रिपोर्टिंग, क्या क्या रीजन है, क्यों अंडर रिपोर्ट रह गया? इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी husband, so they are not financially independent, so they can't stand alone and take their own decision. Lack of the awareness, maybe they are not very much aware about the non consensual sex, उनको पता ही नहीं कि क्या होता है, they don't know even, है ना, they don't know the concept of the marital rape, they were like कि नहीं नहीं अब हस्बैंड है तो करेगा ही काइंड ऑफ, ठीक है। एंड द पैट्रियार्की इज ऑल्सो देयर, तो पैट्रियार्की, सो यूजिंग द सेक्सुअल वायलेंस, मैन क्या करते हैं, दे एग्जर्ट दे कंट्रोल ओवर द वुमेन, सो दैट इज वन थिंग टू। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स, ओके, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट फॉर क्रिमिनलाइजिंग द मैरिटल रेप, तो कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं दैट आर इन द फेवर ऑफ द मैरिटल रेप, सो दे वांट टू अबॉलिश, दे वांट टू मेक दिस लॉ, है ना, लीगल लॉ कि मैरिटल रेप होना चाहिए। तो क्या क्या है, तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, राइट टू इक्वालिटी उसको वायलेट करता है, और राइट टू कंसेंशुअल रिलेशनशिप और दी बॉडली ऑटोनॉमी ऑफ द वुमेन और देयर ओन बॉडी, वो उसको कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है। सेक्सुअल ट्रॉमा को ये इंस्टिगेट करता है, एंड पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस, ठीक है ना, इफ गर्ल इफ शी गॉट रेप्ड एनी हाउ, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, दिस इंक्रीज और दिस कास्ट द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ होती हैं। नेक्स्ट इज दी डोमेस्टिक वायलेंस, ये कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, सो शी फेस द फिजिकल एंड दी साइकोलॉजिकल हार्म। नेक्स्ट इज दी इनकन्सिस्टेंट लीगल स्टेंस, इनकन्सिस्टेंस लीगल स्टेक्स, इसमें क्या है, देखो इसमें ये बताया गया है बेसिकली, हमने बात किया है बेसिकली आईपीसी में 376 में बात किया रेप बाय अ हस्बैंड ड्यूरिंग द सेपरेशन। अगर कोई इंसान हस्बैंड है एंड उसने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया है एंड ही इज़ इन सेपरेशन विद हिज वाइफ, तो उस टाइम पे ही कैन नॉट परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, तो अगर वो करता है इट विल बी कंसिडर्ड एज द रेप। उसी तरह 377 में अननेचुरल ऑफेंसेस, उसको भी रेप कंसिडर में डाला, रेप की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है ना, बट मैरिटल रेप के बारे में कुछ नहीं बोला गया, गेटिंग अ पॉइंट। नेक्स्ट इज द इंटरनल ऑब्लिगेशन, 104 कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में ऐसी जिन्होंने क्या किया, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करके रखा है, बट इंडिया इज़ नॉट वन ऑफ देम, इंडिया उनमें वन नहीं है। और दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक है क्या, वन इज़ दी यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, ये है फर्स्ट, और दूसरा है जस्टिस वर्मा कमेटी। इन दोनों कमेटी ने कहा है कि वी शुड क्रिमिनलाइज द मैरिटल रेप, सो दिस इज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द मैरिटल रेप, ठीक है ना। अब इसके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कोई मतलब कि अगर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, खराब है, तो क्यों खराब कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बिकॉज इट इज़ थ्रेट टू दी मैरिज इंस्टीट्यूशन। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो कॉन्जुगल राइट्स हैं, है ना, अधिकार, शादी के बाद कुछ अधिकार भी मिलते हैं ना आपको, वो वायलेट होंगे, तो फिर उसका क्या, ठीक है ना। तो इट इज़ मोर अबाउट दी कंजुगल राइट्स, इट इज़ मोर अबाउट दी कंजुगल राइट्स, ठीक है ना, और लीगल उसके रिपोर्केशंस होंगे, सो इट इज़ नॉट सेफ। फिर हम बात करते हैं समथिंग विच इज़ वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत होता है, ठीक है ना। फॉर दैट इन द 1997 वी हैव इंट्रोड्यूस दी विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है ना, एंड 2013 में एक लॉ लेके आए थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2013, क्लियर। फिर उसके बाद कमीशन ऑफ द वुमेन है, उन्होंने रिपोर्ट किया था 2500 जो कंप्लेंट्स हैं फाइल हुई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट की वर्क प्लेस 2021 में सिर्फ, ठीक है ना। बट वुमेन क्या है, दे हेजिटेट टू रिपोर्ट द क्राइम बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द लूजिंग देयर जॉब, फेसिंग द कैरेक्टर असैसिनेशन, इनकाउंटरिंग द हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। तो ये सारी वजह से दे 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 रिस्ट्रेन देयर सेल्फ,
ठीक है ना, वो नहीं कर पाते हैं चीज़ें। नेक्स्ट फिर बात करते हैं पब्लिक स्फेयर में। पब्लिक स्फेयर में क्या क्या इश्यूज़ हो सकती है वीमेंस को वर्क प्लेस के दौरान? स्क्रूटनी, सेक्सिस्ट अटैक उनके ऊपर क्या हो सकते हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकल रिमार्क हो सकते हैं, ठीक है ना, जर्नलिस्टिक रिमार्क, जैसे मैंने इनिशियली वीडियो की बात किया था कमला हैरिस, ठीक है ना, जो रिमार्क्स हो रहे हैं उनके ऊपर ओवरऑल। और आपने देखा था अभी क्या हुआ था, आपने मनु भाकर को देखा होगा, ठीक है ना, मनु भाकर को। सो मनु भाकर ऑब्वियसली बहुत अच्छे शूटर उन्होंने हैं, लेकिन क्या हुआ कि ये रिपोर्टर उनसे जो रिपोर्टिंग करा था उसने क्या कहा, उसने कहा कि यू आर द ओनली एंड मोस्ट अट्रैक्टिव फीमेल टू गेट स्कूल्ड। तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ कि उनके टैलेंट की कदर नहीं है, बट वो द वे शी लुक्स उसकी ज़्यादा कदर है। तो लुक आर मोर इंपॉर्टेंट है ना फॉर इंडियंस, या किसी भी इंसान के लिए लुक्स ऐसा है लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये डिग्रेडेट कर रहा है, क्या ये डिग्रेडेट करता है उसकी क्वालिटीज़ को, उसकी एजुकेशन को। मतलब लुक्स इज़ एवरीथिंग नाउ, बाकी कुछ है नहीं बॉडी में, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ट्विटर पे देखो यहाँ पे लिखा, ट्विटर में बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया था वुमेन्स के अगेंस्ट। तो ये चीज़ है। साइबर हैरेसमेंट जो है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, साइबर हैरेसमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या है, देयर लॉट ऑफ द क्राइम्स दैट आर ब्लीडिंग अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है ना, रिगार्डिंग द वॉयलेशन एंड द प्राइवेसी एंड सेफ्टी और द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, ठीक है ना। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2021 में 20% जो भी साइबर क्राइम्स रिपोर्ट हुए थे वो वुमेन्स को टारगेट कर रहे थे। तो 2021 में जो भी क्राइम्स रिपोर्ट हुए थे उसमें से 20% जो थे टोटल वो क्या कर रहे थे, वो बेसिकली वुमेन्स को टारगेट कर रहे थे। तो कई सारी चीज़ होती है, साइबर स्टॉकिंग हो सकता है, ब्लैकमेलिंग, साइबर बुलिंग, मॉर्फिंग और ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इम्पैक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली वही वाली चीज़ें, क्या कि डिजिटल डिवाइड। अगर हम वही वाली चीज़ें हैं, अगर हम उसे डिजिटल गैजेट ले लेंगे कि नहीं तुम मत इसको यूज़ करो, मोबाइल फ़ोन मत यूज़ करो, लैपटॉप मत यूज़ करो, इंटरनेट मत यूज़ करो, तो कहीं ना कहीं दिस विल क्रिएट द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल गल्फ, एंड दिस विल लिमिट देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द डिजिटल स्पेस, ठीक है ना। ऑनलाइन हैरेसमेंट, ठीक है ना, परपिचुएशन ऑफ द ऑनलाइन। इसके बाद एनोनिमिटी क्यों बढ़ रहा है ऑनलाइन, इतना साइबर अटैक। एनोनिमिटी, कोई जान नहीं पाता कौन बैठा है नेक्स्ट टू द स्क्रीन, ठीक है, सामने कौन बैठा है। सोशल मीडिया की एल्गोरिदम, कल्चरल एटीट्यूड, ठीक है ना, कल्चरल एटीट्यूड, वही सेक्सिस्ट रिमार्क जैसे मनु भाकर वाला मैंने दिखाया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बताना चाहिए। फिर बात करते हैं कि हमने कोई स्ट्रिंजेंट लॉ क्यों नहीं बनाया है टू प्रोटेक्ट द वीमेंस अगेंस्ट वायलेंस, ठीक है ना, वायलेशन अगेंस्ट वीमेन क्यों नहीं बनाया। तो बनाया है पर कहीं ना कहीं उसके वीक इंप्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। बनाया तो है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन द डोमेस्टिक वायलेंस 2005, डोमेस्टिक वायलेंस में बचाने के लिए, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ द वीमेंस फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस, है ना, सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस, क्रिमिनल लॉ बनाया है, सब बहुत कुछ बनाया है, बट द प्रॉब्लम इज दी वीक इंप्लीमेंटेशन। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2021 में टोटल जो पेंडेंसी ऑफ द रेप केसेस थी वो थी 42.4%। तो ये कहने के ये इतना बड़ा बैकलॉग है, ये क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, क्या लो कन्विक्शन, डिस्करेज कर रहा है कन्विक्शन रेट को, एंड हेंस द रिजल्ट इज द लो कन्विक्शन रेट। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से सिर्फ 27% ऐसे जो केसेस थे उनको कन्विक्शन रेट में वो गैप हुए हैं। नेक्स्ट ऑब्वियसली द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स, ठीक है ना, इनएफिशिएंसी, ब्यूरोक्रेटिक हडल, है ना, इनसेंसिटिविटी, लैक ऑफ द वुमेन फ्रेंडली पॉलिटिक्स, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें। इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। एक कैंपेन है एनजीओ ने चलाया था, सेवानिधि संगठन, क्या संघर्षपना, संघर्षपना, ठीक है, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। तो एनजीओ था, इस एनजीओ ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम 1 वुमेन 1 रूम की कैंपेन चलाएंगे ताकि दे कैन हैव देयर ओन स्पेस, ताकि वहाँ पर अपने जो भी चीज़ें हैं वो फ्रीली कर सके, उनके पास एक फ्रीडम हो एटलीस्ट, ठीक है ना। दे विल रिड्यूस दी, एंड नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज दी सोशल एंड दी कल्चरल ऑब्स्टिकल्स। ये भी इशूज़ आ रहे हैं वहाँ पर, वही पैट्रियार्कल चीज़ है ना, पैट्रियार्कल, उनको बेसिकली वुमेन्स को क्या किया जाता है, वुमेन्स को बेसिकली जैसे कोई इशू हो गया, फॉर एग्जांपल कुछ ये सेक्सुअल हैरेसमेंट द वर्क प्लेस हो गया या घर का कोई इशू हो गया, तो उनको बोलते हैं कि इस केस को ज़्यादा बढ़ाओ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे। और वो भी कर लेती है बिकॉज दे आर फाइनेंशियली नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, दैट इज़ द रीज़न, दे आर फाइनेंशियली नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। 2021 का एक सर्वे था, उसमें ये बताया गया था 52% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि जो वाइफ है शुड टॉलरेट द वायलेंस, यानी कि अगर घर में कोई लड़ाई हो गई तो लड़की को 52% केसेस में उसको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, सह लेना चाहिए। जैसे जो थप्पड़ मूवी में बहुत अच्छा दिखाया है कि वो तुरंत बिल्कुल वो करके वो रिएक्शन करती है उसको, है ना, शी इन द मूवी शी गिव अ रिटॉर्ट रिप्लाई, है ना। एंड ऑब्वियसली मिस यूज ऑफ द लूप होल 375 है इंडियन पिनल कोड में, पर एग्जाम्प्ट करता है मैरिटल रेप को, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड देन
की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, हमें क्या क्या मतलब करना है उसके लिए, स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन को अच्छा करना है, सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन, ये सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अब एंटी कॉलोनियल एज में, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद से क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। इसी को आप जोड़ तोड़ के बढ़िया से पॉइंट बना के आप अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अगर बात किया जाए एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के बारे में कि कैसे कैसे वुमेन जो है स्ट्रगल करते आ रही हैं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए, जैसे लिखा हुआ है सावित्रीबाई फुले और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो इन्होंने जैसे सती का अबोलिशन कर दिया था, चाइल्ड मैरिज को बेसिकली इसका ख़त्म कर दिया था। सती का अबोलिशन 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ था। देन देयर वाज अ पर्सन ज्योतिबा फुले, ही established द फर्स्ट स्कूल गर्ल। ज्योतिबा फुले विद हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले established द फर्स्ट गर्ल स्कूल इन 1848, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। देन ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, फॉरवर्डिंग दी सती प्रथा। आर्य समाज की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये सारा किया गया। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को बनाया गया 1927 में। बात समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कॉलोनियल टाइम से ली आ रही हैं। फिर उसके बाद विमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 में बनाया गया विमेंस के सफरिंग और उसके बाद एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स के लिए। दूसरे फेज में क्या आता है, 1960 और 98 में क्या किया गया, यहाँ पर क्या किया गया, डिक्लाइनिंग इन द सेक्स रेशियो हो रहा था, इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन हो रहा था, डिस्क्रिमिनेटरी पर्सनल लॉस थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी पहले। तो इसके लिए क्या किया गया, विमेंस ने ऑटोनॉमस ग्रुप बनाया, ठीक है ना, इकोनॉमिक अपना एम्पावरमेंट किया, सेवा बनाया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। नेक्स्ट इज द लॉट ऑफ द लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स वर मेड, है ना, फॉर द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन बनाया गया। लीगल सपोर्ट क्या मिला, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड ये बना, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ये बना, ठीक है ना। शाहबानो केस आया, जहाँ पर क्या बताया गया, जहाँ पर डाइवोर्स के बाद जो आपको मेंटेनेंस है वो उसके बारे में क्या बात किया गया, जहाँ पर डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस मिलेगा आपको उसके बारे में बात किया। ट्रिपल तलाक, कोऑपरेटिव वुमेन्स, आपने सुना होगा नाम लिज्जत पापड़ का, तो लिज्जत पापड़ क्या है, लिज्जत पापड़ बहुत पुराना पापड़ है, ये बेसिकली एक महिला जो गृह उद्योग है, क्या है, महिला गृह उद्योग, यानी कि जो महिलाएं हैं आपस में आके घर पे आके पापड़ बनाती हैं, तो इसको लिज्जत पापड़ नाम दिया गया, ठीक है ना, और ये बहुत चल रहा था। तो ये इज अ कोऑपरेटिव मूवमेंट, क्या है ये, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ा रहा है। देन ऑब्वियसली 73rd और 74th अमेंडमेंट किया मैंने हम लोगों ने, और 33% रिजर्वेशन दिया। उसके अलावा 106 अमेंडमेंट भी किया, जिसके बाद 33% रिजर्वेशन दिया कहाँ पर, स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में, ठीक है ना। एनजीओ राइज, इस तरह कई सारे एनजीओज हैं। नेक्स्ट इज द डिजिटल फेमिनिज्म, डिजिटल फेमिनिज्म, कई सारे जो हैशटैग चलते हैं, जैसे लाइक मी टू हैशटैग, ठीक है ना, ये बताता है सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ द वुमेन। तो इस तरह के कई सारे हैशटैग्स जो हैं वो ट्विटर पे चलते रहते हैं, एक्स पे चलते रहते हैं, फर्टाइल ग्राउंड के बेसिस पे, ठीक है ना। देन ऑनलाइन स्पेस पे वुमेन के मूवमेंट चलते रहते हैं, एलजीबीटी के राइट्स के बारे में बात होती है, बॉडली ऑटोनॉमी, मेंटल हेल्थ, इन सारी चीज़ों के बारे में बात होती है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं नागालैंड में, देयर इज अ एसोसिएशन नोन एज द नागा मदर्स एसोसिएशन, ये नागालैंड में 1984 में फाउंड किया गया था, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि क्या क्या जो प्रॉब्लम है जो फेस कर रही हैं कौन, वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो पहला है क्या, अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, ओके। सो जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल जो एनजीओ का वो अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, फाइनेंशियल कंसर्न, पैसा नहीं है, ओके। अर्बन सेंट्रिक, मोस्ट ऑफ द जो एसोसिएशन एनजीओज हैं दे आर वुमेन सेंट्रिक तो हैं, बट दे आर अर्बन वुमेन सेंट्रिक, यानी कि वो अर्बन एरिया में है, तो दो दे लाइक द इशूज़ ऑफ द रूरल एरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनका जो जो बेस है वो नैरो है, स्टेट डिपेंडेंट है, पैसा नहीं इनके पास, फ्रेगमेंटेशन है, ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा बात किया जाए कि कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं फॉर द सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, तो हम लोगों ने लिया हुआ है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग क्या है, जेंडर बजटिंग क्या है, जेंडर बजटिंग मतलब क्या होता है कि स्पेशली एक बजट निकाला जाएगा, प्रॉपर अमाउंट डेडिकेट किया जाएगा फॉर द वुमेन्स। तो जो जेंडर बजटिंग है 2025 का था फाइनेंशियल ईयर, उसमें उसको इंक्रीज़ कर दिया गया 6.5% से, ठीक है ना, 6.5% से, ओके। और जेंडर बजटिंग जो स्कीम है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ द जेंडर बजटिंग, क्लियर। सो द इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ द जेंडर बजटिंग इन 2006 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल एम्पावरमेंट, सो कई सारी स्कीम्स लॉन्च की जो मैंने बताया था इनिशियली, जब सबसे पहले स्टार्ट में, जैसे लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स, ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इसको किसी ने लिख दिया था, एक एमपी थी, उन्होंने लिख दिया बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, काइंड ऑफ, वो लिख नहीं पा रही थी, है ना, दिस वाज देयर इन द न्यूज़। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या बेसिकली यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है 130%, 130 130 वीमेंस थी पहले लाइव बर्थ में, ठीक है ना, जिनकी बेसिकली मैटरनल मोर्टेलिटी थी, मर जाती थी, डेथ हो जाती थी, वो 97 में आ गई है, तो ये अच्छा हुआ है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में जो NFHS 5 का सर्वे आया था, वहाँ बताया था मैंने कि वो भी इंक्रीज हो गया है 78 से 88। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, PM मातृ वंदना योजना, तो ये सारी स्कीम्स हैं। फिर उसके बाद मिशन साक्षरता आंगनवाड़ी पोषण 2.0, ठीक, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, ये सारी जो मिशन हैं। और उसके बाद संभल, वन स्टॉप सेंटर फॉर द मेडिकल लीगल एंड द पुलिस फैसिलिटेशन टेम्प्रेरी शेल्टर ऑफ द वीमेंस अगेंस्ट द वायलेंस, वीमेंस हेल्पलाइन है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वी हैव द जन शक्ति संस्थान स्कीम्स, ठीक है ना। एंड वाइस किरण, ये क्या है, विमेन इन दी साइंस, यानी कि स्टेम में उनको प्रमोट करना है। विज्ञान ज्योति स्कीम, वी हैव द विज्ञान ज्योति स्कीम। एस्पायर, विज्ञान ज्योति स्कीम जो है ये CSIR के अंदर आती है, सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिटिकल इंपावरमेंट के लिए वी हैव द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है ना, जो कि लेके आए 106th अमेंडमेंट से, ठीक है ना। नेक्स्ट इज PM जनधन अकाउंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। PM जनधन अकाउंट में 55% जो हमारा जो अकाउंट है वो किसका है, विमेन का, तो कहीं ना कहीं ये विमेन के फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनके फाइनेंशियल पेनिट्रेशन के लिए कितना हेल्पफुल है। देन दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है ना, इस तरह की जो इश्यूज़ हैं स्कीम्स है। नेक्स्ट एक और स्कीम है PM मुद्रा योजना, ठीक है ना, स्टैंड अप इंडिया एंड इक्वालिटी इन दी एसेट्स, हम यानी कि विमेंस को भी पार्टिसिपेशन मिले इन दी हेरिटेज राइट, है ना, जो पैसा उसको मिले। PM आवास योजना, और PM आवास योजना में भी जो आवास दिया जाएगा वो विमेन को दिया जाएगा, उनके नाम पे दिया जाएगा, ठीक है, या इस तरीके की कई सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, ये लेक्चर बहुत आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और डेडिकेटेड एक टॉपिक या एक थीम सेंट्रिक वीडियो बनाया जाए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस लेक्चर विद एवरीवन you are connected with whatever social media handles you are connected with. Till like, take care, goodbye, thank you, this is Mohit Tiwari, Jai Hind, Jai Bharat.